हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम सैम्पल पेपर सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने 24 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, ठीक है, कंप्लीट डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया था और आई होप आपको वो सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। और इस सेक्शन में हम उसी सैम्पल पेपर को जो है कंटिन्यू करते हुए सेक्शन बी को करेंगे। सेक्शन बी में भी आपके टोटल 24 क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी 25 से लेकर 48 तक क्वेश्चंस जो है वो दिए गए हैं, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस इस सेक्शन से करने हैं और फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन आपके इवेलुएट किए जाएंगे। यानी जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, जो आपके लिए श्योर हैं, जिनको आपको पता है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत नहीं है, वही 20 क्वेश्चन आपको पहले करने हैं। क्लियर है? ऐसा ना हो कि आपको क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट है और क्वेश्चन नंबर 20 आपका फोर्थ जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है, तो आप 24 को 19 की जगह पर करिएगा। क्लियर? ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। वीडियो शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। करते हैं सेक्शन बी जो है अपना स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 25 से। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिया गया है लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन को हीट किया गया, एक्स मिला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, स्टेप फर्स्ट है ये आपका। एंड उसके बाद इसमें एक्स के अंदर वाटर डाला गया तो स्टेप 2 मिला और स्लेक्ट लाइम मिला। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल विच रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शंस अकरिंग इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। ठीक है, तो स्टेप 1 जो है क्या है, लाइमस्टोन को हीट किया गया है, हीट दी गई है, तो ये एक क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो है आपका एंडोथर्मिक रहेगा। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेप एंडोथर्मिक यानी बी और सी में से हो सकता है। अगला देखते हैं, जब आपने यहाँ पे क्या बना आपका, लाइमस्टोन को हीट किया आपने तो यहाँ पे बना आपका कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब आप वाटर डालते हो तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी यहाँ से बनता है स्लेक्ट लाइम और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पे हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक है, तो आपका सी जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक्सोथर्मिक है और स्टेप 1 एंडोथर्मिक है, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, इन विच ईयर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज द हाइएस्ट। हाइड्रोजन जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो हाईएस्ट आपकी कब रहेगी। यहाँ पे आपको जो है ग्राफ दिया गया है, ये जो है आपकी क्या है, ये आपकी जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो ग्राफ शो कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें पीएच वैल्यू जो है सबसे कम कब है, 1 जो है सबसे कम कब है, वो 2002 में है। 2002 में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 जो है, यहाँ पे पीएच वैल्यू 1 है। पीएच वैल्यू 1 का मतलब हाइड्रोजन आयन जो कंसंट्रेशन है वो तब मैक्सिमम है। अगर आपने पीएच स्केल किया है, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जैसे जैसे आप 7 से नीचे की तरफ जाते हो तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपकी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। क्लियर? और इसीलिए जब आपकी पीएच वैल्यू नियर अबाउट 1 है 2002 में, उस समय हाइड्रोजन आयन जो है कंसंट्रेशन वो क्या है, सबसे ज्यादा रहेगी। ए जो है यहाँ से बच्चों बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन आपको दी गई है बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। देखिए इसमें आपको क्या दिया गया है, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl और मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट HCl, आयरन और कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl। What is the reason for different behavior of magnesium in test tube B? टेस्ट ट्यूब बी में क्या दिखाया गया है, बाकी तो मेटल देखे नीचे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, मेटल जो है वो क्या कर गई है, वो फ्लोट कर रही है। तो हमने पढ़ा था कि इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या है, निकलती है, और जो हाइड्रोजन गैस है वो इसके क्या करती है, मेटल के ऊपर जो है क्या कर जाती है, चिपक जाती है। हाइड्रोजन गैस लाइटर होती है, इसीलिए वो उसके साथ जो है क्या करती है, मेटल को वो फ्लोट करवा देती है। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विच हेल्प इन फ्लोटिंग। तो बी जो है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया है, द टेबल शोन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंसेस A B C and D। यहाँ पे जो आपको ये टेबल गिवन है, ये 4 सब्सटेंसेस की आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। ए सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है ABCD का,
यहाँ पे उसके बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। सॉलिड और ये जो है क्या है, लिक्विड और एक्वस जो है उसमें उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दी गई है। अब आपको बताना है आइडेंटिफाई आयनिक कंपाउंड फ्रॉम द गिवन सब्सटेंसेस, कि जो आयनिक कंपाउंड है वो कौन कौन से यहाँ पे रहेंगे। तो अगर आप देखें आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में होते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl, जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इनके आयंस जो है वो फ्री नहीं होते हैं, लेकिन जब ये लिक्विड स्टेट में या एक्वस स्टेट में आ जाते हैं या मोल्टन स्टेट आप कह सकते हो, तब इनके आयंस फ्री हो जाते हैं और ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो B और C जो है, जो कि सॉलिड में पुअर कंडक्टर हैं और लिक्विड स्टेट में वो गुड हो जाएंगे, इसीलिए हमारा आंसर B और C यहाँ पर रहने वाला है। सो B जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, Vinay observed that the stain of curry on a white shirt become reddish brown when soap is scrubbed on it. विनय ने क्या ऑब्जर्व किया कि उसके जो कपड़े हैं, व्हाइट शर्ट है, उस पे करी का जो है दाग लग गया था, कड़ी का, ठीक है। अब बिकम वो जब उसने उसको धोया तो क्या हुआ, सोप के कारण वो रेडिश ब्राउन हो गई। एंड बट इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन शर्ट इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन ये फिर से येलो हो गई जब उसको वाटर से क्या किया गया, वॉश किया गया। What might be the reason for his observation? क्या रीजन रहा होगा? तो देखिए रीजन क्या रहा होगा, सोप इज एसिडिक इन नेचर, बिल्कुल नहीं, सोप तो जो है बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए ये सेकंड वाला ठीक है। और देखते हैं टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, दोनों में दिया गया है, ठीक है। विच गिव रेडिश टिंट्स इन बेसिस, बेसिस के अंदर वो रेड हो जाता है, यानी सेकंड और थर्ड हमारा ऑप्शन ठीक है। तो सेकंड और थर्ड देख लेते हैं, बी जो है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से स्टूडेंट्स, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप वुड द बल्ब ग्लो। आपको बताना है कि कौन से सेटअप में जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है ये सेटअप दिए गए हैं। जो फर्स्ट सेटअप आपको दिया गया है, इसमें आपको देखिए डाइल्यूट HCl दिया गया है, तो डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन से जो बल्ब है वो क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा, क्योंकि ये जो है इसमें आयंस बन जाएंगे, तो ये हमारा करेगा। सेकंड देखिए इसमें आपको शुगर सॉल्यूशन दिया गया है, शुगर सॉल्यूशन C6H12O6, इसमें बेशक हाइड्रोजन है बट ये आयंस फॉर्मेशन नहीं करेगा, जिसके कारण ये ग्लो नहीं करेगा। थर्ड देख लेते हैं क्या दिया गया है। थर्ड में आपको यहाँ पे अल्कोहल दिया गया है, अल्कोहल यानी C2H5OH, इसके अंदर बेशक हाइड्रोजन है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, ये भी आयंस जो है वो यहाँ पे नहीं बनेंगे, तो ये भी ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट फोर्थ दिया गया है जिसमें आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स लाइम वाटर दिया गया है। तो लाइम वाटर जो है ये हमारा क्या है, ये जो है लाइम वाटर, ये हमारे आयंस बनते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसीलिए इसमें भी बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ में करेगा, सो बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपको 31 to 35 दिए गए हैं, कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, असर्शन रीजन दिए गए हैं आपको। इसमें अगर बोथ असर्शन रीजन ट्रू हैं और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए आंसर रहेगा, ए और आर ट्रू है लेकिन आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आंसर बी रहेगा, ए ट्रू है बट आर फॉल्स है तो सी रहेगा, ए फॉल्स है बट आर ट्रू है तो आंसर आपका यहाँ पर डी रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 31st जो क्वेश्चन दिया गया है जिसमें असर्शन कहा गया है, फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड, ठीक है, कि जो फ्रेश मिल्क है जिसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया गया, बेकिंग सोडा डाला तो फ्रेश मिल्क की जो पीएच है वो क्या कर गई, इंक्रीज कर गई और उसने कर्ड बनने में ज्यादा टाइम लिया, तो बिल्कुल ठीक है हमारा असर्शन। अब इसका रीजन क्या दिया गया है कि बेकिंग सोडा डिक्रीज द पीएच, बिल्कुल गलत है, डिक्रीज नहीं करता है, बेकिंग सोडा इंक्रीज करता है, क्योंकि बेकिंग सोडा बेस है इसीलिए पीएच को इंक्रीज करता है, तो रीजन गलत है। तो रीजन जिसमें गलत होगा, फॉल्स होगा, वो हमारा ऑप्शन सी रहेगा, तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है। 32 में decomposition of vegetable matter into compost is an endothermic reaction। तो बच्चों वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, ये गलत दिया गया है। सेकंड देखिए रीजन क्या दिया गया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट टू सिंपलर प्रोडक्ट, ये ठीक है, यानी आंसर हमारा डी रहेगा जिसके अंदर असर्शन फॉल्स है
और रीजन जो है वो ट्रू है। 33 असर्शन दिया गया है कि जो है रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स। असर्शन हमारा बिल्कुल ठीक है कि जो रेजिन और गम्स जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं प्लांट्स के, देखिए रेजिन्स गम्स है ऑक्सीजन है, दीज आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अ प्लांट्स, और ये जो है ओल्ड जाइलम टिश्यू जो है उनमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। रीजन देखिए, रेजिन्स एंड गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये ट्रांसपोर्ट वाटर मॉलिक्यूल को बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं करते। वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट जो है वो जाइलम के थ्रू किया जाता है, सो रीजन इज रॉन्ग। सो आपका जो आंसर रहेगा यहाँ से सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, असर्शन है स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम। ठीक है, जो स्काई है वो डे टाइम में जो है कैसा दिखाई देता है, डे टाइम में आपको ब्लू दिखाई देता है। क्लियर, इसका रीजन क्या है, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, तो आपका रीजन ठीक है बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता। यहाँ पे अगर स्कैटरिंग की बात की जाती तो ये इसका रीजन ठीक होता, वैसे दोनों ठीक है लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 35। 35 क्वेश्चन क्या है देखिए, द टेबल गिवन बिलो शोज द रिएक्शन ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स विद एसिड एंड बेसिस टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जो आपको यहाँ पे टेबल दी गई है ये फ्यू एलिमेंट्स है ए बी सी डी, एंड एसिड और बेस जो है उनके साथ रिएक्शन करते हैं एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व करते हैं। सो विच ऑफ द एलिमेंट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, आपको बताना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से हैं। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पता होना चाहिए कौन से ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। और इसके अंदर आपके देखिए एसिड और बेस दोनों के साथ एक तो बी रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे और एक आपका डी रिएक्ट कर रहा है, तो हमारा आंसर बी और डी हो जाएगा, यानी बी जो है हमारा यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स blood flow through the heart only once during one cycle of passage through the body। ठीक है, वन साइकिल में जो है बॉडी में जो ब्लड है वो क्या होता है, फ्लो होता है, तो इसमें जो आपका सही आंसर रहेगा आपका डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। शार्क, डॉगफिश एंड स्टिंगरे, यहाँ पर इनमें जो है ब्लड वो हार्ट में केवल वन साइकिल में क्या करता है, फ्लो करता है। क्लियर, बाकी में नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आपका रहेगा, what is common between extensive network of blood vessels around walls of alveoli and in glomerulus of nephron। तो आपको याद करना है कि ब्लड वेसल्स जो हैं कॉमन क्या है उसके बीच में, बिटवीन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स वॉल्स ऑफ जो एल्वियोलाई हैं उसके बीच में, और नेफ्रॉन के अंदर जो है, नेफ्रॉन के अंदर याद कीजिए उसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है, और एल्वियोलाई के अंदर यहाँ पे जो है नेटवर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, थिक वॉल्ड आर्टरीज रिचली सप्लाइड विद ब्लड, तो थिक वॉल्ड आर्टरीज नहीं होती हैं, थिन वॉल्ड वेन्स भी नहीं होती हैं, थिक वॉल्ड कैपिलरीज, कैपिलरीज बच्चों थिक वॉल्ड नहीं होती, थिन वॉल्ड कैपिलरीज जो है रिचली सप्लाइड विद ब्लड, ये बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा। जो कैपिलरीज होती हैं ये सारी कैपिलरीज होती हैं और ये थिन वॉल्ड होती हैं, सो डी जो है यहाँ से हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, plants use completely different process for excretion as compared to animals, which one of the following processes is not followed by plants for excretion। so आपको यहाँ पे क्या बताना है कि प्लांट्स जो है वो डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन यूज करते हैं एनिमल्स के कंपैरिजन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट फॉलोड बाय प्लांट्स, कौन सा प्रोसेस प्लांट्स जो है वो फॉलो नहीं करते हैं फॉर एक्सक्रीशन। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन से वो अपना एक्सेस वाटर रिमूव करते हैं, ये एक प्रोसेस है उनका, बिल्कुल ठीक बात है। सेकेंड, दे सेलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंस थ्रू देयर लीव्स, लीव्स से वो टॉक्सिक सब्सटेंस फिल्टर करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स इन ओल्ड जाइलम, हमने अभी पढ़ा था ना ओल्ड जाइलम में रेजिन्स और गम को वो स्टोर करते हैं, बिल्कुल ठीक है, और ये उसके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ऑक्सीजन भी बच्चों एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट्स के लिए।
डी देखिए, दे एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल, ये बिल्कुल ठीक है, वेस्ट सब्सटेंस को वो सॉइल में एक्सक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है आपको यहाँ पे, इफ द पावर ऑफ अ लेंस, लेंस की पावर जो है वो दी गई है -4 डायोप्टर, दैट इट मीन्स दैट द लेंस इज अ, यहाँ पे बताना है आपको कि लेंस जो है वो कौन सा और कैसा लेंस है। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पर जो दिया गया है, पावर दी गई है, पावर के लिए फोकल लेंथ निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सेंटीमीटर में पावर अगर है तो आप लिखेंगे 100/f, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पावर का हमें दिया गया है ना, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे 100 ठीक है, आपको यहाँ पे फोकल लेंथ निकालनी है तो 100/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया आपका -25 आंसर आ गया। तो हमारी जो लेंस की फोकल लेंथ वो कितनी है, -25 सेंटीमीटर आया है ना, क्योंकि हमने 100 का यूज किया है। तो यहाँ पे सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, rays from the sun converge at a point 15 centimeter in front of a concave mirror. Where should an object be placed so that size of its image is equal to the size of the object? बहुत सिंपल सी बात है कि सन जो है वो कितने कॉन्केव मिरर में जो है कहाँ पर जो रेज है उनको कन्वर्स कर रहा है, कितने पर, 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर क्या है उसकी फोकल लेंथ है, क्योंकि फोकस पे ही कन्वर्स करेगा। और कहाँ पर रखें हम ऑब्जेक्ट को कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल बने, तो वो कहाँ पर रखते हैं, जब हम सी पर रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और वो क्या होता है, वो फोकल लेंथ का डबल होता है, यानी C इज इक्वल टू 2f। तो कितना आंसर आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और माइनस में आएगा, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो 40 का ए जो है आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्सॉर्ब्ड इन। पहले फूड मटेरियल जो है वो बाहर ही ब्रेक डाउन उसका होता है, और बाद में जो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये उसको एब्सॉर्ब करते हैं। ये सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ जो है न्यूट्रिशन होता है। क्लियर। तो इसमें जो इस तरह का न्यूट्रिशन करते हैं वो आपका आंसर बी हो जाएगा, जिसमें यीस्ट है, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है। ग्रीन प्लांट्स इसमें नहीं होते, अमीबा नहीं है, अमीबा इसमें भी दिया गया है, टेप वॉर्म, लाइस, ये इस तरह का कोई जो है नहीं करते। बस ये आंसर ठीक है आपका, यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है स्टूडेंट्स, देखिए क्या दिया गया है, इन अ पर्सन द ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शनिंग वेल। अब याद कीजिए नेफ्रॉन का डायग्राम, ठीक है। नेफ्रॉन के डायग्राम में आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ से जो है क्या होता है, यहाँ से ट्यूबुलर पार्ट जो है वो आपका स्टार्ट होता है। क्लियर है। तो ये जो आपका पार्ट है ट्यूबुलर पार्ट, उसके बाद आपकी कलेक्टिंग डक्ट आती है। तो जो ये ट्यूबुलर पार्ट है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है यूरिन को, जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा मिनरल्स हैं, उन सबको एब्जॉर्ब करना फिल्ट्रेशन के बाद, ठीक है। व्हाट विल इट्स इफेक्ट बी ऑन यूरिन फॉर्मेशन, अगर ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा तो उसका यूरिन फॉर्मेशन पे क्या इफेक्ट होगा। तो यूरिन जो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी, और जो यूरिन है हमारा वो ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। सो आंसर क्या रहेगा, यहाँ से आंसर रहेगा डी आपका, यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड, ठीक है। यूरिन हमारा कैसा हो जाएगा, मोर डाइल्यूटेड रहेगा, डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 हम करेंगे, if the real image of a candle flame formed by the lens is 3 times the size of the flame, real image of a candle flame, ध्यान दीजिए, real image है कैंडल फ्लेम की, formed by a lens is 3 times the size, यहाँ पे देखिए m की वैल्यू दी गई है 3, मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है फ्लेम से, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इमेज इज 80 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस दी गई है लेंस और इमेज की, ठीक है, यानी यहाँ पे v आपको दिया गया है 80 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, आपको यहाँ पर u जो है वो आपको यहाँ पर निकालना है। क्लियर है। अब यहाँ से समझने वाली बात ये है कि रियल इमेज जो है वो कौन से लेंस से बनती है, रियल इमेज बनेगी कॉन्वेक्स लेंस से, यानी ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है।
कॉन्वेक्स लेंस में इमेज जो है वो कैसी होती है, रियल जो होगी वो इन्वर्टेड होगी। क्लियर है, रियल है तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है तो m के सामने -3 लगाएंगे, यानी मैग्निफिकेशन -3 दी गई है। v आपको 80 सेंटीमीटर दिया गया है, प्लस में रहेगा। क्लियर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। u आपको यहाँ से जो है निकाल लेना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे m इज इक्वल टू वी बाय यू। ठीक है, m हमें -3 दिया गया है, v हमें 80 दिया गया है, u हमें यहाँ से निकालना है। तो u जब आप यहाँ से निकालोगे तो आपका आंसर आएगा -80/3 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या रहेगा, डी जो है वो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था, आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर करनी है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है। यहाँ पे आपको ये प्रिंसिपल एक्सिस दिया गया है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका एफ है। क्या कहा गया है, वाइल लुकिंग एट द अबो डायग्राम नलिनी कंक्लूडेड द फॉलोइंग। नलिनी ने क्या कंक्लूड किया, यहाँ से उसने कंक्लूड किया कि द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन। जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो क्या रहेगी, वो वर्चुअल होगी। ये जो मिरर है हमारा, ये कॉन्केव मिरर है। ठीक है, तो इसमें ये वर्चुअल वन होगी ऐसा नहीं है। ठीक है, सेकंड देखिए, रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक है, सी से जो है जा रही है, तो ये सी से जा रही है तो टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस इसी से आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स जो कॉन्केव मिरर है उससे बनने वाली जो इमेज होगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। क्लियर, दिस इज अ कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर है। फोकल लेंथ हमेशा कॉन्केव की जो है कैसी होती है, नेगेटिव। कॉन्केव की जो फोकल लेंथ होती है स्टूडेंट्स वो हमेशा नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स की जो होती है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, वर्ड कॉन्केव देखते ही जो है आपको नेगेटिव जो है कर लेनी है, चाहे मिरर है चाहे लेंस है। क्वेश्चन नंबर 45, आपको यहाँ पर मीडियम 1, 2, 3 एंड फिर से 1 मीडियम दिया गया है। इन द अबव डायग्राम लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू डिफरेंट मीडिया, इट इज नोटेड बाय अ साइंटिस्ट दैट। जो आपको यहाँ पर एंगल 1 दिया गया है, एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 1 यहाँ पर एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 4 के इक्वल है। लेकिन एंगल 2 जो है वो स्मॉलर है देन एंगल 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट रहेगी। तो देखिए, मीडियम 1 इज द डेंसर देन मीडियम 3 बट इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू मीडियम 2। देखिए, मीडियम 1 और 3 में जो एंगल है वो इक्वल है, यानी ये दोनों सेम मीडियम है। क्लियर, इसलिए यहाँ पर आपको क्या है, मीडियम 1 एंड 3 जो है ये सेम मीडियम है, तो ये इसके डेंसर नहीं रहेगा, यानी ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। मीडियम 2 जो है वो रेयरेस्ट मीडियम है, तो ऐसा नहीं है, मीडियम 2 रेयरेस्ट नहीं है, वो डेंसर है, ये भी गलत हो गया। मीडियम 3 इज डेंसर मीडियम देन 1, तो हमने अभी क्या देखा है, 1 और 3 में एंगल इक्वल है, तो ये इससे डेंसर नहीं हो सकता, सी भी गलत है। मीडियम 1 एंड 3 आर एसेंशियली द सेम मीडियम, ये बिल्कुल ठीक बात है, 1 और 3 जो है एंगल सेम है, तो ये सेम मीडियम है। क्लियर, उसके बाद देखिए, एंड बट मीडियम 2 इज डेंसर, मीडियम 2 इज डेंसर देन 1 एंड 3, तो बिल्कुल ठीक है, 2 जो है डेंसर है, इसीलिए इसका एंगल जो है वो क्या है, इसका एंगल स्मॉल रहेगा। क्लियर, क्योंकि जो डेंसर मीडियम है उसमें देखिए D2R अवे, ये आपको ट्रिक याद कर लेनी है, डॉक्टर अवे। डेंसर टू रेयरर जब मीडियम चाहता है तो हमारी जो इंसिडेंट रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। क्लियर, और रेयर टू डेंसर जाता है तो जो है क्या होगा, नियर होगा। नियर होगा तो एंगल हमारा कम हो जाता है। अब एंगल 2 जो है वो हमारा क्या है, कम है, इसलिए हमारा 2 डेंसर मीडियम है, किससे, एंगल 1 से। यहाँ पे हमारा एंगल 2 जो है वो स्मॉल हो गया है, यानी ये मीडियम कैसा है, हमारा डेंसर है। तो डी जो है यहाँ से हमारा बच्चों बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 करेंगे। The refractive index of flint glass is 1.65 and that for alcohol is 1.36. With respect to air, what is the refractive index of the flint glass with respect to alcohol? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है फ्लिंट ग्लास की। तो फ्लिंट ग्लास की जब आप निकालते हो तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। तो फ्लिंट ग्लास की दी गई है 1.65 और जो है इसकी दी गई है अलग से 1.36। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को जो है आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 1.21।
इस तरह से आप निकाल लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी, फ्लिंट ग्लास की, किसके रिस्पेक्ट में, अल्कोहल के। ये तो आपको इनकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है विद रेस्पेक्ट टू एयर। विद रेस्पेक्ट टू एयर जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और जब एक दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तब हम कुछ इस तरह से निकालते हैं। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 आपको दिया गया है, द अबोव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। आपके पास लेंस यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ आपकी हो जाएगी, फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स की जो है किस में होती है, प्लस में होती है, तो यहाँ पे हो जाएगी प्लस 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 mm, h1 आपको दी गई है, ऑब्जेक्ट की हाइट वो दी गई है 2 mm, जिसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये हो जाएगी 0.2 सेंटीमीटर। एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, यानी यहाँ पे आपको u जो है वो आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। u हमेशा माइनस में होती है, ठीक है, इसको आप माइनस कर लेंगे, h1 प्लस में रहेगा यहाँ पे, क्लियर है, सो -5 हो जाएगा। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। आपको यहाँ पे h2 निकालना है, उससे पहले आपको यहाँ पे v निकालना पड़ेगा, क्लियर। जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो v निकालने के लिए हम यहाँ पे जो है लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्लियर। 1/v निकालना है तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है, 10 है, और ये हमारा कितना है, माइनस है, तो माइनस हो जाएगा -1/5। 10 यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया तो 1 - 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया -1/10। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको उल्टा कर दोगे ना, ये 1/v की वैल्यू आई है तो v की वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर, क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम m निकालेंगे, तो यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं। m जो है हमारा क्या होता है, m इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। तो यहाँ पे -10 डिवाइडेड बाय -5, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। h2 निकालना है ना, h1 है 0.2, ठीक है, h2 निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा, और h2 जब आप निकाल लेंगे तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.4 सेंटीमीटर, क्लियर। यानी अगर आप इसको mm में निकालोगे तो h2 देखिए आपको, क्योंकि आंसर आपको यहाँ पे mm में दिए गए हैं और आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, तो आपकी यहाँ से आंसर जो है 0.4 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से देखिए 0.4 सेंटीमीटर है, mm में निकालेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 4 mm, क्लियर है, 4 mm आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर को जब आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सी जो है यहाँ से हमारा राइट आंसर रहेगा। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर भी दिया है, 4 जो है मिलीमीटर भी दिया गया है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है। Now question number 48 है, a cable manufacturing unit tested few elements on the basis of their physical properties। एक केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो कुछ एलिमेंट्स को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे जो है क्या करती हैं, टेस्ट करती हैं, और ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज दी गई हैं, और ये W, X, Y और Z जो है मेटल दी गई हैं। तो कौन सी मेटल को केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पास करती है और कौन सी को फेल करती है, डिस्कार्ड करती है, वो आपको बताना है। Which of the above elements were discarded for uses by the company? अब देखिए यहाँ पे बच्चों केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी उसको क्या बनानी है, उसको वायर्स बनानी है। वायर्स बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी, यानी मेटल डक्टाइल होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, और थर्ड मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो क्या हो जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगी। 3 प्रॉपर्टी मेन है, जिसके अंदर ये 3 प्रॉपर्टी होंगी वो आपकी जो है क्या होगी, पास हो जाएगी मेटल। तो यहाँ पे देखते हैं W मेटल, जिसके अंदर मेलिएबल भी है, डक्टिलिटी भी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी है और मेल्टिंग पॉइंट भी है। तो ये हमारी सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रही है, तो ये हो सकती है। अब डिस्कार्ड कौन सी करी, एक्स को देख लेते हैं, तो ये डक्टाइल नहीं है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, तो ये इसीलिए फेल हो गई। वाई जो है ये डक्टाइल नहीं है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, तो इसलिए ये भी फेल हो गई। जेड की बात कर लेते हैं, डक्टाइल तो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नो है, ठीक है, हाई है, मेल्टिंग पॉइंट भी ठीक है, हाई है, लेकिन कंडक्टिविटी तो नो हो गई, तो ये भी फेल हो गई बच्चों। तो हमारी पास कौन सी हुई, डब्ल्यू हुई, डिस्कार्ड कौन सी हुई, एक्स वाई जेड हुई, तो बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है हमारा क्या है, राइट आंसर है।
नाउ स्टूडेंट सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी जो है उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको जो है सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।